नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है विंध्य पाठशाला के इस चैनल पर। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है कि बीपीएससी 2.0 में समय का अभाव है। तो मैथ साइंस के लिए जो प्रैक्टिस चल रहा है उसको आप भली भांति देखिए और प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को सुदृढ़ करते रहिए। इससे पहले हमने कुछ बेसिक बायो के 1-2 चैप्टर करा दिए हैं। चैप्टर वाइज हम करा रहे हैं प्रैक्टिस। अभी हम कोशिका विभाजन को डिस्कस करेंगे और इसमें हम आपको कुछ जानकारी देंगे। शुक्राणु एवं, क्योंकि बहुत कम समय, मात्र 5-6 मिनट में आपका ये प्रैक्टिस हो जाएगा, ज़्यादा समय नहीं लेंगे। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है। शुक्राणु और अंडाणु का निर्माण होता है मियोसिस द्वारा। आपको बताएं, तीन प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। 3 प्रकार से कोशिका का विभाजन होता है। एक का नाम होता है असूत्री, एक का नाम होता है असूत्री, दूसरे का नाम है समसूत्री, तीसरे का नाम है अर्धसूत्री। इसी को इंग्लिश में अगर बात करें तो इंग्लिश में इसको बोलते हैं, इंग्लिश में असूत्री का नाम है एमाइटोसिस, और समसूत्री को बोलते हैं माइटोसिस, और अर्धसूत्री को बोलते हैं मियोसिस। मियोसिस। तो ये मियोसिस मतलब अर्धसूत्री, माइटोसिस मतलब समसूत्री और एमाइटोसिस मतलब असूत्री होता है। ठीक है, इसी का हम तीनों का इसी समय आपको थोड़ा सा हम ब्रीफ डिस्कशन कर दें भाई। एक क्वेश्चन के माध्यम से आपको इसका डिस्कशन भी हम बता दें। तो असूत्री विभाजन, जिसका नाम असूत्री है या एमाइटोसिस है, यह विभाजन जीवाणु, नीलहरित शैवाल, कुछ प्रोटोजोआओं, विषाणु इत्यादि में होता है। इस क्रिया में केंद्र में संकुचन होता है। इसके फलस्वरूप 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। याद रखिएगा, एमाइटोसिस से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। एमाइटोसिस से कितने पुत्री कोशिका का निर्माण होता है? तो 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो नीलहरित शैवाल, प्रोटोजोआओं, विषाणुओं में असूत्री विभाजन होता है। अब बात करें समसूत्री विभाजन, तो समसूत्री विभाजन फ्लेमिंग ने इसकी खोज की थी। इसमें 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है। इसमें भी 2 पुत्री कोशिकाओं का निर्माण होता है समसूत्री विभाजन में। अब बात कर लेते हैं, समसूत्री विभाजन में मातृकोशिका में जो गुणसूत्रों की संख्या है, पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। समसूत्री में मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या, अगर पूछे कि समसूत्री में मातृकोशिका में गुणसूत्रों की संख्या पुत्री कोशिका की गुणसूत्रों की संख्या के बराबर होती है, तो वह है समसूत्री। अब तीसरा जो था, अर्धसूत्री की बात कर लें, मियोसिस की बात कर लें। यह पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृकोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या का आधा होता है। इसमें क्या है, जो पुत्री कोशिका में गुणसूत्र हैं वो मातृकोशिका से आधे होते हैं। इसमें क्या है, इसमें बराबर ना होकर के इसमें आधा होता है, इसमें आधा गुणसूत्र होते हैं, अर्धसूत्री है, इसीलिए इसका नाम अर्धसूत्री रखा गया है। दूसरी चीज, इसमें विभाजन की क्रिया 2 बार होती है। इसमें 4 प्रकार से पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। तो याद रख लिए, इसमें हम बेसिक बता दिए कि नीलहरित शैवाल में एमाइटोसिस प्रकार से विभाजन होता है, और आपको बताएं समसूत्री विभाजन में समसूत्री विभाजन में एक मातृकोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है, परंतु गुणसूत्रों की संख्या बराबर होती है। और अर्धसूत्री में गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है और 4 प्रकार से या 4 पुत्र कोशिका का निर्माण हो जाता है। तो ये आप देख लिए
ए माइटोसिस ये है, जिसका नाम ए माइटोसिस है, ये ए माइटोसिस है, ये माइटोसिस है, और अर्धसूत्री को मियोसिस कहा जाता है। ठीक है, तो ये तीनों हम क्वेश्चन के माध्यम से आपको हम तीनों विभाजन को हम ब्रीफ डिस्कशन करके बता दिए। अब क्वेश्चन है पादप कोशिका में, पादप कोशिका में कोशिका द्रव्य का विभाजन कोशिका के प्लेट द्वारा होता है। अब ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा गया है कि किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। अब देखिए आपके सामने एक फेज दिया हुआ है, G2 फेज, S फेज, G फेज। अब आपको बता दें कई प्रकार से फेज होते हैं जब आप केंद्रक का विभाजन होता है, क्योंकि कोशिका के विभाजन में जब समसूत्री विभाजन की बात करते हैं तो समसूत्री विभाजन को पहले दो भागों में बांटा गया। जब समसूत्री विभाजन किया गया तो पहले दो भागों में बांटा गया। समसूत्री विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन हुआ और फिर उसके बाद साइटोकिनेसिस होता है। केंद्रक के विभाजन के बाद संकुचन के द्वारा कोशिका का विभाजन होता है। तो केंद्रक का विभाजन पहले हुआ, फिर संकुचन होता है, तब कोशिका दो भागों में बढ़ जाती है। तो समसूत्री विभाजन में पहले केंद्रक का विभाजन होता है, फिर संकुचन का विभाजन होता है। अब ध्यान दीजिएगा, केंद्रक के विभाजन की प्रक्रिया 5 तरीके से चलती है, 5 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। इसी पांच अवस्था का नाम हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसी 5 अवस्था का नाम हम लिख करके बता दे रहे हैं। पहला है G1 फेज, पहला है। दूसरा है दूसरा है S फेज। तीसरा है G2 फेज। चौथा है प्रोफेज। और पांचवा है मेटाफेज। छठा है एनाफेज। सातवां है टेलाफेज। देखिए ये है आपके सामने इस तरीके से आपके सामने। असल में फेज अगर बात करें तो इंटरफेज में ये आते हैं। इंटरफेज में G2 फेज तक ये इंटरफेज कहलाता है। ये जो आप देख रहे हैं G1, S और G2 ये इंटरफेज है। इसको आप इंटरफेज कह सकते हैं। तो ये इंटरफेज हो गया, फिर प्रोफेज हो गया, फिर मेटाफेज हो गया, फिर एनाफेज हो गया, फिर टेलाफेज हो गया। तो ये 1, 2, 3, 4, 5 केंद्रक का विभाजन जो होता है, केंद्रक का विभाजन 5 प्रकार से 5 अवस्थाओं में चलता है। इन पांचों अवस्थाओं का नाम आपकी इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है, डीएनए किस अवस्था में बनता है। तो सबसे पहले बताएं एनाफेज, जो पहला फेज है इंटरफेज, इंटरफेज जो है इसी में एक G1 फेज है, एक S फेज है, एक G2 फेज है। तो इसमें जो जीवन है, जीवन में RNA एवं प्रोटीन का निर्माण होता है। याद रखिएगा जीवन में RNA, भाई ऐसे याद रखिएगा जीवन कैसे संभव है। जीवन अभी अब जब आपका प्रोटीन है, शरीर में जब प्रोटीन है तभी जीवन संभव है। तो प्रोटीन का संश्लेषण, RNA का संश्लेषण जीवन फेज में होता है। ठीक है, S फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है। याद रखिएगा S फेज जो होता है, भाई पहला जो इंटरफेज होता है उसका जो सब पार्ट है S फेज, उसमें डीएनए का संश्लेषण होता है। G2 फेज में डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है, लेकिन RNA एवं प्रोटीन का संश्लेषण होता ही रहता है। ठीक है, और सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। तो अब हम आपको बता दें, फिर से हम आपको समराइज कर दें कि इस क्वेश्चन में पूछा गया था किस अवस्था में डीएनए का संश्लेषण होता है। तो देखिए 3 तरीके का फेज दिया हुआ था। तो ये क्या था ये हम आपको बताएं। समसूत्री विभाजन में 2 केंद्रक का विभाजन पहले होता है, फिर संकुचन होता है। केंद्रक का जब विभाजन होता है तो केंद्रक की विभाजन 5 अवस्था में होता है। पहला है इंटरफेज, दूसरा है प्रोफेज, तीसरा है मेटाफेज, चौथा है एनाफेज और पांचवा है टेलाफेज होता है। तो जो इंटरफेज होता है इसके 3 सब सिस्टम होते हैं। एक है G1,
एक है एस फेज, एक है G2 फेज। तो जीवन में प्रोटीन का संश्लेषण होता है, एस फेज में डीएनए का संश्लेषण होता है, G2 में डीएनए का संश्लेषण बंद हो जाता है, आरएनए और प्रोटीन का संश्लेषण होता रहता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या था? इस क्वेश्चन का आंसर था कि डीएनए का संश्लेषण किस अवस्था में होता है? तो आंसर है एस फेज में होता है। अब क्वेश्चन है कौन सी अवस्था सबसे छोटी अवस्था होती है? तो मेटाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। मेटाफेज सबसे छोटी अवस्था होती है। अब कहेंगे सर मेटाफेज क्या होते हैं? तो देखिए मेटाफेज क्या होता है हम आपको बता दें। अभी तो आप प्रोफेज पढ़ें, मेटाफेज पढ़ें, प्रोफेज पढ़े, मेटाफेज पढ़े, एनाफेज पढ़े, टेलाफेज है। इसमें सबसे छोटी अवस्था मतलब सबसे छोटा कौन सी अवस्था सबसे छोटी है? मेटाफेज कहलाता है, ये याद रखिएगा। ठीक है, तो वैसे क्रम की बात करें तो पहले प्रोफेज आएगा, पहले इंटरफेज आएगा, फिर प्रोफेज आएगा, फिर मेटाफेज आएगा, फिर एनाफेज आएगा, फिर टेलाफेज आएगा। इसमें सबसे छोटा जो है, जो सबसे छोटी अवस्था है वह है मेटाफेज है, मध्यावस्था है, मेटाफेज है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट है किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित होता है? तो ये आंसर है एनाफेज है। एनाफेज है जिसमें सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। फिर से अवस्था बात करें तो पहला इंटरफेज होता है, फिर प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज, प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, फिर टेलाफेज होता है। इंटरफेज में 3 सब सिस्टम होते हैं। पहला G1 होता है, फिर S होता है, G2 होता है। G1 में प्रोटीन का संश्लेषण, S में डीएनए का संश्लेषण, G2 में डीएनए का संश्लेषण रुक जाता है और आरएनए वो प्रोटीन का संश्लेषण होता रहता है। तो अब क्वेश्चन इसमें था कि किस अवस्था में सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है? तो आंसर है सी एनाफेज। एनाफेज में सेंट्रोसोम विभाजित हो जाता है। नेक्स्ट है आपका जो क्वेश्चन है वो है कि समसूत्री विभाजन के फलस्वरूप मातृकोशिका में कितनी गुणसूत्र कोशिका का निर्माण होता है? तो समसूत्री विभाजन में एक मात्र कोशिका से 2 पुत्री कोशिका का निर्माण होता है। आंसर 2 है। नेक्स्ट की अगर बात करें तो अर्धसूत्री विभाजन होता है कायिक कोशिका में, जनन कोशिका में, दोनों में या कोई नहीं है? तो इसका आंसर है जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। जनन कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन होता है। अब बात करें क्रॉसिंग ओवर क्या होता है? क्रॉसिंग ओवर होता है किसमें? क्रॉसिंग ओवर देखिए, अब फिर से वही बात आ गया। माइटोसिस है जिसको समसूत्री बोलते हैं, एमाइटोसिस जिसको असूत्री बोलते हैं, मियोसिस जिसको अर्धसूत्री बोलते हैं। अगर बात करें क्रॉसिंग ओवर तो यह मियोसिस में होता है। क्रॉसिंग ओवर किस में होता है? मियोसिस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो यह मेटाफेज होता है। फिर से हम आपको अगर फेज की याद कराएं, फिर से अगर बात करें तो पहले इंटरफेज होता है, फिर इंटरफेज होता है, फिर प्रोफेज होता है, फिर प्रोफेज होता है, फिर मेटाफेज होता है, फिर एनाफेज होता है, फिर टेलाफेज होता है। ये कई बार इसलिए लिख रहे हैं कि आप इसको एकदम भली भांति कंठस्थ कर लें, इसमें समस्या न हो। ठीक है, तो विभाजन की किस अवस्था में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है? तो मेटाफेज में केंद्रक झिल्ली गायब हो जाती है। अब अंतिम क्वेश्चन है समसूत्री विभाजन में पुत्री कोशिका में गुणसूत्रों की संख्या मातृ कोशिका में उपस्थित गुणसूत्रों की संख्या क्या होती है? बराबर होती है। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने कोशिका विभाजन से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, टॉपिक के साथ। ख्याल रखिएगा अपना, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।